नमस्कार, मैं हूं गणेश दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SSPS थलवार। विज्ञान के चैप्टर अपने चल रहे थे, उसी कड़ी में आज अपन तीसरा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अपने सामान्य जीवन में अपने आसपास खूब सारे अपन धातुएं देखते हैं और खूब सारी अधातुएं भी अपन देखते हैं। अभी तक जो प्रकृति में जो ज्ञात तत्व हैं वो 118 तत्व हैं। अभी तक प्रकृति में 118 तत्व ज्ञात हैं, उसमें से धातुओं की संख्या 90 है, अधातुएं 22 हैं और बाकी उपधातुएं हैं। जो अभी तक प्रकृति में ज्ञात तत्व हैं उसमें से 118 तत्व हैं, 90 धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और बाकी उपधातुएं हैं। अपने आसपास में अपन कहाँ कहाँ धातुओं का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ अधातुओं का प्रयोग करते हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ कि धातुएं कौन कौन सी हैं, अधातुएं कौन कौन सी हैं। तो अपन देखते हैं सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सारी धातुएं हैं। और अधातुएं कौन कौन सी है, तो अधातुओं अपन लेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारी धातुएं हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं धातुओं के नाम: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, एल्यूमिनियम, बेरियम, कैल्शियम, ये हैं अपनी धातुएं। अधातुओं के नाम फिर बोल देता हूँ मैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये हैं अपनी अधातुएं। धातुओं का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं, तो धातुओं का प्रयोग जैसे अपन मशीन बनाने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अपन अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वो सारी धातु की बनी हुई होती हैं। हवाई जहाज धातु के बने हुए होते हैं, पानी के ऊपर चलने वाले जहाज धातु के बने हुए होते हैं। हमारे शरीर में जो आभूषण अपन पहनते हैं वो धातु के बने हुए होते हैं। अपने घरों में जो बर्तन हैं वो धातु के बने हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा उपकरण हैं वो धातु के बने हुए हैं। घर के जो गेट हैं, जो लोहे के गेट हैं, आजकल लकड़ी के भी बनाने लग गए, वो धातु के हैं। बिजली के जो वायर वगैरह हैं उसमें जो तांबा वगैरह वो धातु हैं। तो अपन धातुओं का खूब सारा प्रयोग करते हैं। अब बात आती है क्या हम अधातुओं का प्रयोग भी करते हैं क्या? यस, खूब सारा प्रयोग करते हैं अधातुओं का। क्या प्रयोग करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने श्वसन की क्रिया में काम आ रही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कार्बन की, ईंधन के रूप में कार्बन काम आता है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें कार्बन की, तो लगभग खूब सारी चीज़ें अपने कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की बनी, जैसे मेरे हाथ में ये कागज़ है, ये कार्बन का बना हुआ है। और कार्बन के आभूषण भी बनने लगे हैं, जैसे प्लास्टिक के कानों वगैरह की बालियाँ वगैरह आने लगी है, जैसे प्लास्टिक की चेयर वगैरह होती है, तो ये भी सारे कार्बन के ही हैं। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे नाइट्रोजन, तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि विकृत गंधीता से बचने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ जो वायु के संपर्क में आने पर खराब हो जाते हैं, उससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के काम आता है, वनस्पति घी बनाने के काम आता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने आसपास खूब सारे अपन धातुओं और अधातुओं का प्रयोग करते हैं। अब अपन बात ये करते हैं कि धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या है। क्या धातु और अधातु दोनों एक जैसे हैं क्या? तो अपन कहेंगे नहीं, दोनों में खूब सारे अंतर हैं। तो क्या अंतर है, आइए देखते हैं। धातु क्या है, अधातु क्या है। तो धातुओं में सबसे पहली बात देखते हैं, धातुओं में कठोरता होती है, अधातुओं में कठोरता नहीं होती है। लेकिन अपवाद खूब सारे होते हैं, हर चीज में अपवाद होते हैं। हीरा जो कार्बन का अपर रूप है, अधातु है, लेकिन वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो वो अपवाद है। दूसरा, धातुओं में धातुविक चमक होती है। क्या धातुओं में चमक होती है क्या? नहीं होती। हमने देखा सोना, चांदी, लोहा वगैरह सब धातुओं के अंदर चमक पाई जाती है, जबकि इनके अंदर नहीं होती है। धातुओं के अंदर तन्यता का गुण होता है।
तन्यता से तात्पर्य खींचने पर ये लंबा हो जाते हैं। अधातुएं होती है क्या? नहीं होती है। धातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण होता है। ध्वनिकता के गुण से तात्पर्य है कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है। घर में बर्तन बजते सुने ही होंगे, खूब सारी ध्वनि होती है बर्तनों की। जबकि अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं होता है। इसके अलावा अगर अपन इनकी बात करें तो इनके अंदर चमक तो लिखी ली मैंने। धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता से तात्पर्य है कि जब उसके ऊपर कोई वस्तु टकराई जाती है तो वो आघात सहन करके फैल जाते हैं, जबकि अधातुओं के ऊपर अगर अपन आघात करेंगे तो अधातुएं टूट जाती हैं। इसके अलावा और अगर अपन बात करें तो धातुओं का जो घनत्व है वो उच्च होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। इनमें आघात वर्धनीयता नहीं होती। इसके अलावा अगर इनकी बात करें, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये कुचालक होते हैं। बात करें और इनकी विद्युत की, तो ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक भी होती हैं और अचालक भी होती हैं। तो ये थी बातें कि धातुएं और अधातुओं के अंदर क्या अंतर है। अब देखिए, एक चीज मैं बताता हूं कि ये विद्युत के सुचालक हैं, ये विद्युत के कुचालक हैं। अचालक का जिक्र ही नहीं किया जाता है, जबकि तीन चीजें होती हैं: विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक और अचालक। सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर, कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर और अचालक का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। तो चालन के आधार पर तीन प्रकार अपन कर सकते हैं: विद्युत के सुचालक, कुचालक और अचालक। अचालक मतलब नॉन कंडक्टर, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर फिर भी हैं, फिर भी उसमें ऊष्मा का चालन हो सकता है या विद्युत का चालन हो सकता है, भले ही वो बैड कंडक्टर पर कंडक्टर हैं। ये अपने को समझना होगा। उसके अलावा अगर अपन आगे अपन इसकी बात करें तो इनकी अलग अलग के साथ अपन इनकी अभिक्रिया देखेंगे कि क्या धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, क्या धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। क्या धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो अपन कहेंगे कुछ धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया नहीं भी करती हैं, कुछ धातुएं इससे अप्रभावित भी रहती हैं। तो धातु वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि सोडियम और पोटेशियम है, उसको जब अचानक कहीं आग लगती है तो उस आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि यशद लेपन। तो जैसे कुछ धातु है, मैं नाम लिखता हूँ, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। ये जो धातुएं हैं ये वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करती हैं, वायु के साथ मंद अभिक्रिया करती हैं। जब ये वायु के साथ मंद अभिक्रिया करती हैं तो इसका उपयोग किया जाता है संक्षारण के लिए और इसका यशद लेपन किया जाता है। यह संक्षारण और यशद लेपन अपन पहले पार्ट में इन शब्दों को पढ़ चुके हैं। यशद लेपन से तात्पर्य है जब किसी धातु के ऊपर किसी अन्य पदार्थ की लेप चढ़ाया जाता है उसको अपन यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन क्यों किया जाता है, लेप क्यों चढ़ाया जाता है? तो देखिए, मान लो यहाँ पे मैं धातु का जिक्र करता हूँ जिसका नाम है तांबा।
ये वायु के साथ में जल्दी से अभिक्रिया करेगा। अब ये वायु के साथ में जल्दी से अभिक्रिया करेगा, इसका मतलब खराब हो जाएगा। तो इसको हमेशा एक जैसा रखने के लिए, ये वायु से अभिक्रिया नहीं करें, इससे बचने के लिए इसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ में मंद अभिक्रिया करती हैं, ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, इसलिए इनकी परत बना करके किसी दूसरी धातु, ऐसी धातु जो जल्दी से वायु के साथ अभिक्रिया करती है, उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये जैसे तांबा है, वायु से जल्दी अभिक्रिया करेगा, तो इसको वायु से बचाने के लिए इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे? जिंक की परत या एल्यूमिनियम की परत इसके ऊपर चढ़ा देंगे। उससे फायदा क्या होगा? जब इसके ऊपर परत चढ़ा देंगे तो इसके अंदर वायु जाएगी नहीं, और जो तांबा है वो वायु से सुरक्षित रहेगा। तो वायु के साथ क्या धातुएं अभिक्रिया करती है? कुछ धातुएं जल्दी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं मंद अभिक्रिया करती हैं। उसके अलावा जैसे अपन क्या बात करते हैं गोल्ड की, सोने की, तो सोना जो है वो वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए अपन सोने के आभूषण बनाते हैं। सोने के आभूषण इसलिए बनाते हैं क्योंकि सोना कई सालों तक उसकी चमक बनी रहती है, वो वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जब वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसका मतलब वो लंबे समय तक अपनी धात्विक चमक बना के रख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड की, आगे अपन देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों से। दोनों से किससे? अम्ल और क्षारक से। ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इनसे अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार से अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनाते हैं, उनको अपन उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब एक बात आती है धातुओं का एनोडीकरण। धातुओं का एनोडीकरण कैसे किया जाता है? धातुओं का एनोडीकरण, तो एल्यूमिनियम को बनाया जाएगा एनोड, एल्यूमिनियम को बनाया जाएगा एनोड, और जो ग्रेफाइट है, जो कार्बन का अपर रूप है, उसको बनाया जाएगा कैथोड। एल्यूमिनियम को एनोड बनाया जाएगा, ग्रेफाइट को बनाया जाएगा कैथोड, और उसके बाद जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका किया जाएगा विद्युत अपघटन। सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, और जो ऑक्सीजन उत्पन्न होगी उसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाएगी? ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाएगी एल्यूमिनियम से। ऑक्सीजन जो उत्पन्न होगी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाई जाएगी, और एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करने से ऑक्साइड की एक मोटी परत बनेगी। धातु के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत बनती है, इसी को कहते हैं एनोडीकरण। तो फिर से देखना, धातुओं का एनोडीकरण किसे कहेंगे? तो एल्यूमिनियम को बनाया जाएगा एनोड, ग्रेफाइट को बनाया जाएगा कैथोड, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जिससे वो टूटेगा। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत अपघटन करवाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ऑक्सीजन। और विद्युत अपघटन से ऑक्सीजन जो उत्पन्न होगी, उस ऑक्सीजन की अब अभिक्रिया करवाई जाएगी एल्यूमिनियम से। उस ऑक्सीजन की अभिक्रिया किससे करवाई जाएगी? एल्यूमिनियम से। और ऑक्सीजन जब एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि अपन पहले देख चुके हैं कि धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा?
ऑक्साइड बनाएगा और ये ऑक्साइड की एक मोटी परत बनेगी। इसी को क्या कहते हैं? धातुओं का एनोडीकरण। तो जो पढ़ा इसको एक बार फिर से देखते हैं। तत्व 118 है, धातु कुल कितनी है? 90, अधातु कितनी है? 22। बाकी क्या है? बाकी उपधातु है। फिर अपन ने देखा उनके भौतिक गुणधर्म। धातुओं में धात्विक चमक होती है, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता का गुण होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। ये एक भी गुण अधातुओं के अंदर नहीं होते। फिर अपन ने देखा कि धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं और वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं वायु के साथ में जल्दी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ मंद अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे सोना जो कि वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। और कुछ धातुएं जो मंद अभिक्रिया करती है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये वायु के साथ मंद अभिक्रिया करती है, इसलिए इनका उपयोग यशद लेपन के रूप में किया जाता है, यानी धातुओं की परत चढ़ाने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपन ने देखा उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और सार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। उसके बाद अपन ने देखा धातुओं का एनोडीकरण कैसे किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को बनाया जाएगा एनोड और ग्रेफाइट को बनाया जाएगा कैथोड। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करके ऑक्सीजन उत्पन्न की जाएगी। उस ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करवाई जाएगी। जब वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाएगा, उसी को कहते हैं अपन धातुओं का एनोडीकरण। अब अपन देखते हैं कि क्या धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं। तो जैसे वायु के साथ में था वैसा का वैसा ही सिस्टम जल के साथ भी रहेगा, यानी कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कुछ धातुएं जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगी और कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। उसी टाइप वायु का था, उसी टाइप से जल का ऐसा होगा कि कुछ जो धातु हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी और कुछ धातुएं केवल भाप के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया अपन देखेंगे। कुछ तो जो धातुएं होगी वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करने वाली हैं धातुएं, उनका नाम है सोडियम और पोटेशियम। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी करती है? सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद अपन देखते हैं गर्म जल के साथ। तो गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती हैं? तो अपन कहते हैं कि गर्म जल के साथ में मैग्नीशियम अभिक्रिया करती हैं। और फिर अगर कहें कि सिर्फ भाप के साथ भी कौन अभिक्रिया करता है, तो भाप के साथ कौन अभिक्रिया कर लेता है? अपना लोहा और एल्यूमिनियम जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो क्या धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो वही जैसे वायु में अपना आंसर था, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ करेगी, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ करेगी, कुछ धातुएं भाप के साथ भी करेगी, कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी भी नहीं। उसके बाद अपन देखेंगे कि तनु अम्लों के साथ में धातुओं की अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया देख ली, जल के साथ देखी, अब देखेंगे तनु अम्लों के साथ में। तनु अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया सबसे पहले किसके साथ देखी अपन ने? वायु के साथ। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जल के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं? कोई ठंडे जल के साथ करते हैं, कोई गर्म के साथ, कोई भाप के साथ, और कुछ धातु ऐसी है जो अभिक्रिया नहीं करती है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? ये अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि धातुएं जब तनु अम्लों से अभिक्रिया करेगी, तनु अम्ल जब धातु और तनु अम्लों की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो अपने बन जाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। तनु अम्लों के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल।
अपन अगर बात करें कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनका 3:1 यानी 3 भाग होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 भाग होगा नाइट्रिक अम्ल का। ये जो मिश्रण होगा, इस मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। इस मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ये जो मिश्रण है, ये कहलाता है एक्वा रेजिया। और ये एक्वा रेजिया किस काम में आता है? तो एक्वा रेजिया सोना और प्लेटिनम को गलाने के काम में आता है। सोना और प्लेटिनियम को गलाने के काम में आता है। तो एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 भाग का जो मिश्रण है, उनको मिलाया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्वा रेजिया। और इसका उपयोग कहाँ होता है एक्वा रेजिया का? सोने को गलाने में, प्लेटिनम को गलाने में इनका उपयोग किया जाता है। सभी धातुएं समविक्रियाशील नहीं होती हैं। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं सक्रियता के आधार पर इनको अपन अलग अलग करते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी से अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। तो सक्रियता श्रेणी को अगर अपन देखें तो कि सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है, तो अगर अपन इनका अवरोही क्रम में देखें तो अवरोही क्रम में सबसे पहले रखेंगे अपन सक्रियता श्रेणी। धातुओं की अगर अपन सक्रियता की बात करें कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जल्दी से क्रियाशील कौन है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? पोटेशियम का। उसके बाद किसका लिखेंगे? सोडियम का। सोडियम के बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और लास्ट में किसका लिख लेंगे? गोल्ड का, सोने का। सोना कम अभिक्रियाशील है, सोना जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए अपने जीवन में भी उसूल रखा करो कि जो जल्दी से अभिक्रिया करता है उसके भाव कम रहते हैं, और अगर अपन धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे तो अपने भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। यहाँ भी देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जल्दी से अभिक्रिया करते हैं तो इनके जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन रहती है। और जो लास्ट में अगर अपन बात करें सोने की, तो सोना जो है वो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है तो सोने की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए किसी भी विषय पर जल्दी से अपने को अभिक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी मार्केट वैल्यू बनानी है तो किसी भी विषय पर जल्दी से अपने को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अपन ने विस्थापन और अभिक्रिया वाले विस्थापन द्विविस्थापन में भी देखा था कि अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ की जगह ले लेता है, उसको अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया होती है क्या। तो जो धातु के परमाणु हैं अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के जो परमाणु हैं वो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ये थी कुल मिला के धातुओं और अधातुओं की बातें। तो आइए अब अपन बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखते हैं। आयनिक यौगिकों के अगर अपन गुणधर्म की बात करें तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं और कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। इनका जो गलनांक है, इनका गलनांक कुछ होता है। क्वथनांक की बात करें इनके तो क्वथनांक भी कुछ होता है। अगर इनकी बात करें घुलनशील की तो ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील हैं, लेकिन केरोसिन में नहीं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं घुलते हैं। ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक है। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक है। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हैं। इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध रहने के कारण इनके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है।
अब अपन देखते हैं कि धातुएं अपने को मिलती कहाँ से हैं, धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं। तो बचपन से अपन पढ़ते आते हैं जिसका नाम है खनिज। तो धातुओं की प्राप्ति एक बार देख लेते हैं कि धातुएं अपने को प्राप्त कैसे होती हैं। धातुओं की प्राप्ति पहले देखते हैं खनिज। खनिज किसे कहेंगे? जो प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों और धातु के यौगिकों को खनिज कहते हैं। अपन बचपन से पढ़ते हैं कि जो खदानों में से खोद के निकाला जाता है उनको खनिज कहते हैं, लेकिन चूंकि वो छोटी क्लासों में पढ़ने के लिए अच्छी बातें हैं, लेकिन अपन थोड़ी बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो अपन लिखेंगे कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित तत्व होते हैं और धातु के जो यौगिक होते हैं उनको कहेंगे खनिज। नेचुरल रूप से उपस्थित तत्वों और धातु के यौगिकों को खनिज कहेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अयस्क किसे कहते हैं, अपन ने देखा होगा चांदी के अयस्क, लोहे के अयस्क। तो अयस्क किसे कहेंगे? यदि किसी खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपलब्ध हो, यदि किसी खनिज में, जैसे कोई खनिज है जो प्राकृतिक रूप से जमीन से निकाला है अपन ने, उस खनिज में कोई धातु ज्यादा मात्रा में है, अगर उसमें धातु ज्यादा मात्रा में है तो उसको उस धातु का अयस्क कहा जाएगा। और उसे निकालना भी, अयस्क में से धातु को निकालना भी सरल भी होता है और लाभकारी भी होता है। सक्रियता श्रेणी में जो निचली धातुएं हैं जैसे सोना है, ये जो धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जैसे यदि बात करें जैसे कॉपर की, सिल्वर की, तो ये जो है अयस्क के रूप में अपने को प्राप्त होती है। कुछ जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में उपस्थित धातु है जैसे सल्फाइड है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, यह भी अयस्क के रूप में अपने को मिलती है। एक शब्द आता है गैंग। गैंग यहाँ गुंडों वाली गैंग नहीं है। गैंग से तात्पर्य खनिज अयस्क में अगर मिट्टी, रेत, इन जैसी अशुद्धियां मिल जाती हैं। खनिज के अयस्क तो हैं, लेकिन यदि उसके अंदर मिट्टी खूब सारी मात्रा में है, रेत खूब सारी मात्रा में है, तो उसको कहा जाता है गैंग। मिट्टी और रेत जो अंदर है उसको कहा जाता है गैंग। अपने वो लड़ाकू वाली गैंग नहीं है। अब अपने आगे देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं। तो जो निचली धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में जैसे सोना, उनका निष्कर्षण कैसे होता है? तो उनका निष्कर्षण होता है गर्म करके। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा? गर्म करने से। गर्म करने से किसका होगा? जैसे सोना है, सक्रियता श्रेणी में निचली धातु है जो कम सक्रिय है, सक्रियता श्रेणी में जो निचली धातुएं हैं उनको गर्म करने पर उनका निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कभी अपन सोनारों के वहां पे जाते हैं तो वो आग से, जैसे अपन उनको सोना देते हैं कुछ धातु बनाने, कुछ आभूषण बनाने के लिए, तो वो आग से उस सोने को गर्म करते हैं। गर्म करने से सोने को पिघलाया जाता है, फिर अशुद्धियाँ उसमें से अलग हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब सक्रियता श्रेणी में जो निचली धातुएं होती हैं उनको गर्म करके उनको शुद्ध धातु में प्राप्त किया जाता है। जो मध्य की धातुएं होती हैं उनको, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो जो धातु को ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना सुलभ होता है, इसी कारणवश जो सल्फाइड है, कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। कुछ अयस्कों को वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और कुछ को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। और ये दोनों अलग प्रक्रिया है। अगर उनको वायु अधिक है और उसको कहेंगे भर्जन, वायु कम है तो उसको कहेंगे निस्तापन। निष्कर्षण की जब अपन बात करते हैं तो पहला तो अपन ने देखा कि गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इसके अलावा निष्कर्षण की दो विधियां और हैं। सक्रियता श्रेणी में निचली धातु है तो उनको तो गर्म कर लेंगे, बाकी धातुओं का क्या करेंगे? तो भर्जन करेंगे। भर्जन किसे कहेंगे? जहां वायु भी अधिक होगी और ताप भी अधिक होगा।
भर्जन किसे कहेंगे? जहाँ वायु भी अधिक होगी और ताप भी अधिक होगा। अधिक वायु और अधिक ताप में जिस अयस्क को गला करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं अपन भर्जन विधि। वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो उसको कहेंगे भर्जन विधि, और सीमित वायु में करेंगे तो उसको कहेंगे निस्तापन विधि। निस्तापन, यहाँ वायु कम होगी, ताप तो अधिक होगा ही। तो फिर से देखते हैं, निष्कर्षण की दो विधियां हैं, भर्जन और निस्तापन। भर्जन किसे कहेंगे? जहाँ वायु अधिक होगी और ताप भी अधिक होगा, और निस्तापन में वायु भी कम होगी और ताप अधिक होगा।